यह तो बस एक साधारण आइस क्यूब है। फिर से कोशिश करो। लॉटरी रॉक कैंडी का जार मीठी बर्फ से बनी कैंडी। क्या इससे आपका मुंह जम नहीं जाता? लॉटरी एक्स्ट्रा लार्ज पुडिंग ओरिजिनल फ्लेवर। मैं यह पसंद है। लॉटरी लगातार 1 दर्जन से ज्यादा बार वे सब बेकार चीजें थीं और यहां तक कि बर्फ के टुकड़ों का एक बैग भी था। क्यों जिंग ने सी कोंग याओ याओ को देखा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? किस्मत तो आसमानी चीज है। मैंने अभी तुम्हारे बड़ा इनाम जीतने के चांस बढ़ा दिए हैं। अगर तुम नहीं जीतते तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। इस बार मैं तुम्हें 30 मिनट का आशीर्वाद दूंगा और चित्र बनाओ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। आशीर्वाद मिलने के बाद क्यू जिंग ने हान यिनुओ के साथ पुरस्कार निकालना जारी रखा। पहले 10 मिनट तक उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया। जब वे बोर हो रहे थे तो की जिंग अचानक चिल्लाई, मैं समझ गया। आइस हार्ट टेक्निक। खुद को 3 सेकंड के लिए बर्फ में बंद कर लें। डैमेज से इम्यून रहें। ऊपरी लिमिट के साथ पहले से पिघलाया जा सकता है। कूल डाउन टाइम 20 सेकंड। यह देखकर कि इस बार उसने कुछ भी जादू नहीं किया, टैन ज़ुओयिन को पता चल गया कि उसे एक और स्किल मिल गई है। कौन सा हुनर? मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। बोलने के बाद क्यू जिंग ने चुपचाप आइस हार्ट टेक्निक पढ़ी और अपने चारों ओर बर्फ बना ली, जिससे वह अंदर बंद हो गया। इसमें 0.1 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। हान यिनुओ ने उस बर्फ के टुकड़े को छुआ जिसमें की जिंग बदल गई थी और कहा, जियाओ सी, इसे आजमाओ। यिनसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्यू जिंग के सिर के ऊपर एक वार किया। बर्फ पर एक सफेद निशान दिखाई दिया। फिर क्यू जिंग की बर्फ पिघल गई। बहुत बढ़िया, आपकी बर्फ काफी सख्त है। हान यिनुओ ने कहा, मेरी बर्फ को जियाओ सी आसानी से काट सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सफेद निशान दिखाई दे सकता है। फिर वह मुस्कुराई और क्यू जिंग से कहा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी काबिलियत का नाम आइस स्पिरिट है। आइस नहीं, क्योंकि मेरी बर्फ में एक काबिलियत है। इसमें मेरे द्वारा छुई गई किसी भी बर्फ की सभी खूबियां हो सकती हैं। इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ। थैंक यू जूनियर क्यू। जब भी तुम प्राइज निकालोगे मैं वहां रहूंगा। बोलने के बाद उसने अपने हाथ में एक छोटी बर्फ की गेंद ली और यिनसी से कहा, जियाओसी, अब मैं तुमसे नहीं डरता। 110 चैप्टर 110 आपके लिए शांति की कामना करता हूँ। हान यिनुओ के बोलते ही उसके हाथ में तैरती हुई छोटी बर्फ की गेंद लगातार वाइब्रेट करने लगी, जिससे कई सफेद धारियां बन गईं। 2 सेकंड से भी कम समय में मुट्ठी के आकार की बर्फ की गेंद को एक कंचे के आकार में बदल दिया गया। बिल्कुल नहीं। क्या सच में इतना बेरहम होना जरूरी है? मुझे तुमसे डर लगता है। हान यिनुओ ने तुरंत हार मान ली। यिनसी ने मुड़कर देखा। क्यू जिंग जो बगल से देख रहा था, उसे एक हल्की हम्फ की आवाज सुनाई दी। यह। उसने नई स्किल मिलने का जश्न भी नहीं मनाया था और वह पहले ही चोरी हो गई। ऐसा लगा कि सिर्फ फायदे चुराए गए थे, कूलडाउन टाइम का नुकसान नहीं। जो भी हो, यह होना ही काफी है। क्यू जिंग ने बताया कि वह आसानी से संतुष्ट हो जाते थे और उन्हें ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। सिकोंग याओ याओ ने जू किंगान के कंधे पर थपथपाया और क्यू जिंग से कहा, अब किंगान की ड्रॉ करने की बारी है। मैं उससे मिलवाता हूँ। वह न सिर्फ स्पेशल ब्रांच की सोफोमोर क्लास की टॉप स्टूडेंट है, बल्कि आपके टीचर कोंगशू की पर्सनल शिष्या भी है। फिर वह जू किंगान की ओर मुड़ी और बोली, उसे अपनी जबरदस्त काबिलियत का डेमो दोगे? ठीक है। क्यू जिंग भी जानना चाहती थी कि उसकी काबिलियत क्या है। जू किंगान उनमें सबसे आम लग रही थी और उसमें हल्की सी बड़ी बहन वाली वाइब भी थी। वह एक कदम आगे बढ़ी। मेरी काबिलियत का नाम पोएट्री कम्स है और यह मेरी सुनाई गई कविताओं को असलियत में बदल सकती है। फिर उसने पता नहीं कहां से एक फोल्डिंग पंखा निकाल लिया। एक झटका, एक पंखा, एक झरना सीधे 3000 फीट नीचे गिरता है। शक है कि यह 9 स्वर्गों से गिरने वाली सिल्वर नदी है। क्यू जिंग के सिर से 100 मीटर ऊपर एक झरना दिखाई दिया और उसे हवा में अचानक नमी भी महसूस हुई। जैसे ही यह बड़ी नदी गिरने वाली थी, यह फिर से गायब हो गई। 2 पीले ओरियोल हरे विलो में गा रहे हैं। सफेद बगुले का झुंड नीले आसमान में उड़ रहा है। छोटे से पार्क में अचानक एक विलो का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर 2 पीले ओरियोल लगातार चहचहा रहे थे और ऊपर सफेद बगुले का झुंड उड़ रहा था। हवा से चौंककर पानी में गुड़हल के फूल बेतहाशा फड़फड़ाते हैं। तेज हवा चलने लगी, जिससे विलो का पेड़ चारों तरफ उड़ने लगा और उनके कपड़े भी उड़ने लगे। केवल टैन ज़ुओयिन की एंटीग्रेविटी स्कर्ट ही स्थिर रही। घनी बारिश तिरछी होकर रेंगती हुई अंजीर की दीवार पर हमला कर रही है। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और हान यिनुओ ने सभी को बचाने के लिए बर्फ की छतरी बनाई। शियाओ पी और दूसरे लोग अचानक हुई बारिश में भीग गए और जल्दी ही भीड़ जमा हो गई। फिर फा शिन्यो ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और जोर से रगड़ा। वह उस पीले चूहे का अनुभव करना चाहती थी जो पूरे समय उसका फोन देख रहा था और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। और काबी भी यिनसी की बाहों में बिना हिले डुले था। जाइल हिलती हुई कार पर खड़ी थी। उसे हवा और बारिश का कोई डर नहीं था। आसमान साफ है, हवा हल्की और शांत है। तुरंत ही भारी बारिश रुक गई और हल्की हवा चलने लगी, लेकिन पानी में गुड़हल और दीवार के पास रेंगने वाला अंजीर अभी भी वहीं था। कुछ सेकंड के बाद ये सारे नजारे गायब हो गए और सिर्फ ठंडी हवा और नमी वाली नींद ही इस बात का सबूत रह गई कि वे वहां थे। सिकोंग याओ याओ ने जू किंगान से कहा, फिर से उसे अपनी एक अक्षर वाली कविता दिखाओ। जू किंगान ने अपना फोल्डिंग पंखा फिर से लहराया और कहा, एक 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 एक। जू किंगान के पंखे से स्याही के रंग की आड़ी लाइनें निकलकर आसमान की ओर बढ़ रही थीं।
हान यिनुओ ने छोटे बर्फ के मोती बनाए और इन वंस पर मारा। बर्फ के मोती किसी सख्त दीवार से टकराए, उनका मोमेंटम खत्म हो गया और वे जमीन पर गिर गए, जबकि वंस की लाइन आगे की ओर उड़ती रही। जब आखिरी एक आसमान में उड़कर गायब हो गया, तब जू किंगरान ने अपना फोल्डिंग पंखा हटाया। जब सबको लगा कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया है, तो वह सिकोंग याओ याओ की ओर मुड़ी और बोली, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। सिकोंग याओ याओ के चेहरे पर अचानक झुर्रियां पड़ने लगीं और उसके सारे बाल सफेद हो गए। उसने अपना चेहरा छुआ और जू किंगरान पर चिल्लाई, जल्दी से मुझे वापस बदल दो, यह बहुत बदसूरत है। मैंने तुम्हें पहले यह विदेशी कविता इस्तेमाल करते क्यों नहीं देखा? क्योंकि यह कविता लड़ाई में किसी काम की नहीं है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। यह कविता जो सीधे व्यक्ति पर असर डालती है, उसकी काबिलियत की ताकत को नहीं, बल्कि सामने वाले की ताकत को देखती है। आमतौर पर वह सिर्फ अपोनेंट का लुक बदल सकती है और उसी लेवल के किसी का सामना करते समय उसे 30 तक कमजोर कर सकती है। जू किंगरान ने अपनी काबिलियत वापस ले ली और सिकोंग याओ याओ 18 साल की लड़की के रूप में वापस आ गई। मैं विदेशी कविता तो समझ सकता हूँ, लेकिन अभी वो एक वाली बात क्या थी? क्यों जिन ने समझने में अपनी असमर्थता जताई। काबिलियत इतनी मुश्किल चीजें कैसे हो सकती हैं? जब तक आप अपनी सोच बदलते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि यह एक कविता है, तब तक यह एक कविता है। क्यों जिन चौंक गया, धत तेरे की, अपनी सोच बदलो। यह भी काम करता है? यह कहना आसान है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी सोच बदल सकते हैं। आपको पूरी एकेडमी में 2 या 3 भी नहीं मिलेंगे। सिकोंग याओ याओ और दूसरों ने भी पहले अपनी सोच बदलने का हुनर सीखने की कोशिश की थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी फेल हो गए। जिसने भी यह सीखा, उसे या तो कोई तरक्की नहीं हुई या वह पागल हो गया और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यह तो बस इंसानियत के खिलाफ बात है। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि जू किंगआन ने यह कैसे किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही पागल हो? जू किंगआन ने सलाह दी, जब तक बहुत जरूरी न हो, अपनी सोच बदलने के बारे में मत सोचो, तुम शायद पागल हो जाओगे। आओ, अपनी काबिलियत मुझ पर इस्तेमाल करो, तुम्हारी खुशी पूर्वी समुद्र की तरह बेहिसाब हो। यह पहली बार था जब उसने किसी को गुड लक का आशीर्वाद देने के लिए इस पुरानी कविता का इस्तेमाल किया था, और उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। क्यों जिन ने अपने हाथ के पीछे थपथपाया, लॉटरी, यह एक बड़ी किताब थी। जीवन की बातें, जन्म से अब तक बोले गए हर शब्द की रिकॉर्डिंग। क्यों जिन ने पहला पेज खोला, जो आह 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 ई या से भरा था, जो कि एक बच्चे के रूप में उसका रोना होना चाहिए। जब तक पहली बार मामा नहीं आया, तब तक किताब में धीरे धीरे दूसरे चीनी कैरेक्टर भी आने लगे। वह आखिरी पेज पर गया, जिस पर लॉटरी लिखा था। इस किताब में मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब दर्ज है। क्यों जिन ने इसे फिर से देखा, और जो वाक्य उसने अभी कहा था वह भी इस पर दिखाई दिया। यह एक काला इतिहास है। इसे दूसरों को बिल्कुल नहीं देखने दे सकते। क्यों जिन ने इसे वापस अपनी जगह के प्राइवेट एरिया में रख दिया। यह देखकर कि बाकी लोग अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं, उसने तुरंत अगली लॉटरी शुरू कर दी। लॉटरी 3000 प्राचीन कविताएं, 3000 प्राचीन कविताएं। यह चीज बेकार है। अपने पैर की उंगलियों से भी वह जानता है कि वह भविष्य में इसे नहीं पढ़ेगा। बेहतर होगा कि इसे सीनियर जू को दे दे। लॉटरी पोएट्री वाइन गॉड, इसमें कविता पढ़ने से बढ़िया वाइन बनेगी। स्वाद कविता के कलात्मक विचार से तय होता है। इस 20 सेंटीमीटर ऊंचे लौकी में बहुत सारी वाइन आ सकती है। स्वाद भी बदल जाएगा। वाइन पसंद करने वालों के लिए एक शानदार चीज। बुरी बात यह है कि क्यों जिन शराब नहीं पीता, उसे कभी समझ नहीं आता कि कुछ लोग यह गंदी चीज क्यों पीना पसंद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा। जब क्यों जिन ने जू किंगआन को वाइन गॉड की खूबियों के बारे में बताया, तो वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। वह अलग अलग कविताओं का स्वाद जानना चाहती थी। मुझे हरी भरी पहाड़ियां बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि हरी भरी पहाड़ियां मुझे भी वैसा ही देखेंगी। यह कहते समय ही उसे अपने हाथ में लौकी का भारीपन महसूस हुआ। कि जिन ने अपनी जगह से एक बड़ा कटोरा लिया और उसे दे दिया। ऐसा नहीं है कि वह उसे कप नहीं देगा, लेकिन उसने जो भी बनाया वह थर्मस कप था, जो कटोरे जितना अच्छा नहीं था। अच्छी वाइन। उसने लौकी से आधा कटोरा पानी डाला और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। कि जिन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी हिम्मत से पी लेगी। वह आधा कटोरा था और उसने उसे गटक लिया। मेरे शरीर में तुम्हारे साथ उड़ने के लिए कोई रंगीन फीनिक्स पंख नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में एक रहस्यमय कनेक्शन है। उसने एक और आधा कटोरा डाला और फिर भी उसे एक ही घूंट में खत्म कर दिया। यह शराब तो सिर्फ स्वर्ग में ही मिलनी चाहिए। इंसानी दुनिया में इसे कितनी बार चखा जा सकता है, यह बताना मुश्किल था कि यह तारीफ थी या शराब के लिए बुलावा, शायद दोनों। एक और आधा कटोरा। लगता है वह आज यहीं पीकर मर जाएगी। उसे इग्नोर करो। जब तक वह पीकर जाएगी तब तक कल का दिन खत्म हो जाएगा। सिकोंग याओ याओ जानती थी कि जू किंगआन शराब पीते समय कैसी थी। वह तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक उसका पेट भर न जाए। पहले किसी और के लिए ड्रॉ करो, शायद आज तुम उसके लिए ड्रॉ नहीं कर पाओगे। 111 चैप्टर 111 गोल्डन स्काईलाइन लॉटरी। इस बार यह 3 मिनट का पावर ब्लेसिंग है। उम्मीद है कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। कुत्तों के लिए गिलोटिन कटा हुआ सिर कुत्ते के सिर में बदल जाएगा। वाह, मुझे जज क्यूई कहो।
अगर मैं इसे पुराने जमाने में ले जाकर लोगों को बेवकूफ बना पाता तो मैं जिसका भी सिर काटता वह कुत्ता बन जाता। मुझसे ज्यादा इंसाफ करने वाला कोई नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि आज के समय में यह बेकार है। अगला एक प्रैंक प्रो। उसने फिर से यिनसी के हाथ पर हल्के से थपथपाया। शुरू में सी कोंग याओ याओ ने कहा था कि अब फा शिन्यू की बारी है, लेकिन क्यों जिन ने इसके बारे में सोचा। अब उसके पास लाइटनेस स्किल और आइस हार्ट स्पेल है, जिससे उसकी भागने और बचाव की क्षमताएं बढ़ गई हैं। उसके पास रिकवरी आइटम के तौर पर फॉलन लीफ स्पिरिट भी है। उसके पास जो कमी है वह है हमला करने की क्षमता और पानी के अंदर लड़ने की क्षमता। उसके पास एक अम्ब्रेला तलवार है, लेकिन वह उसकी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे रैंडम तरीके से घुमाने के लिए सिर्फ अपनी मूवमेंट स्पीड पर ही निर्भर रह सकता है। अभी उसे दुश्मनों को एक ही झटके में हराने के लिए एक ताकतवर चाल की जरूरत है, भले ही इस समय उसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जो सुपर पावर्स का राजा बनना चाहता है उसमें कमजोरी कैसे हो सकती है। इसलिए वह अपनी अटैक पावर बढ़ाने के लिए तलवार चलाने की टेक्निक बनाना चाहता था। लॉटरी कोई आइटम नहीं बल्कि एक स्किल। ट्रिपल स्वॉर्ड क्यूई एक शक्तिशाली तलवार एनर्जी रिलीज करता है जिसे 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। म्याऊ म्याऊ उपयोग की सीमा क्यों है? इसका क्या मतलब है? मैं इसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में हिचकिचाऊंगा और शायद किसी जरूरी पल में इसे इस्तेमाल करना याद भी नहीं रखूंगा। चलो मान लेते हैं कि यह है ही नहीं। लॉटरी ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड। इसका वजन 81 किलोग्राम है। इसे पकड़ने पर आप गुआन गोंग रोब कॉस्ट्यूम पहनेंगे और शर्मा जाएंगे सबकी नजरों में। जबकि जिन ने इस लॉटरी ड्रॉ के लिए चिल्लाया तो उसकी छोटी आस्तीन वाली शॉर्ट्स अचानक हरे रंग के रोब में बदल गई और उसका चेहरा भी लाल हो गया। अरे लॉर्ड गुआन! ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आउटफिट और हथियार से यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि वह किसकी कॉस्प्लेइंग कर रहा है। लॉर्ड गुआन ट्रांसफॉर्मर। सी कोंग याओ याओ ने अंदाजा लगाया कि इस बार क्यू जिन ने जो चाकू निकाला था वह क्या कर सकता है। यह सही है, चाकू पकड़ने से आप गुआन गोंग बन जाते हैं। इस बार जो मिला उससे कि जिन बहुत खुश था। कौन आदमी नेक और बहादुर नहीं बनना चाहेगा? जनरलों को मारना और रुकावटों को तोड़ना। हालांकि इसमें कोई और खास काबिलियत नहीं है, लेकिन कौन कहता है कि हैंडसम होना कोई पावरफुल काबिलियत नहीं है। मैं भी बदलना चाहती हूँ। सी कोंग याओ याओ ने अपना हाथ बढ़ाया। क्यूई जिन ने उसे ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड दिया। हेया! ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड लेने के बाद उसके शरीर पर एक गहरा हरा चोगा भी आ गया और उसका चेहरा बंदर के पिछवाड़े जितना लाल हो गया। मैं मार्शल संत का पुनर्जन्म हूं। तुम सब जल्दी से घुटने टेक दो। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बेवकूफ हो। यिनसी ने चुपचाप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कि जिन ने चुपचाप अपनी छोटी उंगली उसके हाथ के पीछे दबा दी। लॉटरी इस बार उसके दाहिने हाथ को चाकू का वजन महसूस नहीं हुआ। यह एक स्किल है। गोल्डन होराइजन। दोनों पैरों का हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत तेज स्प्रिंट में बदल जाता है। स्प्रिंट के दौरान दाहिने हाथ की अनामिका और छोटी उंगलियों में सारी ताकत लगाकर वार करें। कोई दुश्मन नहीं कटेगा और कोई कट नहीं टूटेगा। एम आई लॉन्ग लेजेंड। ठंडा। वरिष्ठ बहन हान, क्या आप मेरे लिए नया कदम आजमाने के लिए एक बहुत कठोर बड़ा बर्फ का टुकड़ा बना सकती हैं? ठीक है। हान यिनुओ ने अपना हाथ हिलाया और एक वैन जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा निकालकर पूछा, क्या यह काफी बड़ा है? बड़ा। क्यों जिन को लगा कि वह बस के आकार के बर्फ के टुकड़े को पूरी तरह से काट सकता है। ठीक है। इस बार हान यिनुओ ने जो बर्फ का टुकड़ा बनाया उसने पूरा रास्ता घेर लिया और उसकी लंबाई 2 बसों जितनी थी। सी कोंग याओ याओ ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, बस बस। यह इतना बड़ा है कि अगर जियाओ सी इसे काटना भी चाहे तो इसमें बहुत समय लगेगा। यह इतना बड़ा है और बहुत ज्यादा सख्त है। सी कोंग याओ याओ नहीं चाहते थे कि वे एक दिन के लिए यहां बर्फ साफ करें। वह जानती थी कि हान यिनुओ केवल बर्फ बना सकता है, उसे पिघला नहीं सकता। अगर कि जिंग इस बड़ी गांठ को संभाल नहीं पाती तो यह 5 दिन बाद भी पूरी तरह पिघलती नहीं। यह सुनकर हान यिनुओ ने तुरंत काम करना बंद कर दिया। असल में उसकी सोर्स एनर्जी भी थोड़ी कम हो रही थी। हालांकि वह दूसरी बर्फ की खासियतों को सोख सकती थी, लेकिन सोर्स एनर्जी की खपत भी बढ़ जाती थी, खासकर इस बार जो पिछले किसी भी इवोल्यूशन से ज्यादा पावरफुल थी। जोसी, अगर मैं इस बर्फ में होता तो क्या तुम्हारी स्रोत ऊर्जा इसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती? जैसे हान यिनुओ के उकसाने पर जवाब देते हुए यिनसी ने बर्फ के टुकड़े के एक तरफ जोरदार वार किए, जिससे हर बार कुछ बर्फ के टुकड़े निकल आए। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद 2 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की एक बड़ी चादर कट गई। कि जिन अभी भी गिन रहा था कि उसने शुरू में कितने वार किए थे, लेकिन जब उसने पहले सेकंड में 200 से ज्यादा वार किए तो वह रुक गया। दिमागी तनाव थोड़ा ज्यादा था। वह इसे इतनी जल्दी रिलीज कर सकती है। तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल। हालांकि इस समय यिनसी थोड़ा परेशान थी और फा झिन्यू पर झुक गई। उसने बहुत समय से इतनी तेजी से सोर्स एनर्जी रिलीज नहीं की थी। शियाओसी को इसमें 10 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, क्या तुम यह कर सकती हो? सी कोंग याओ याओ ने पूछा। यिनसी के बहुत तेज वार से 4 या 5 मीटर तक बर्फ काटने में 10 सेकंड से ज्यादा लगे, लेकिन यह बड़ा बर्फ का टुकड़ा पूरे 10 मीटर लंबा था।
हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यू जिन ने कौन सा स्किल निकाला है, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह यिनसी से ज्यादा तेज होगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जिन को भी थोड़ा लगा कि शायद वह ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि इस मूव का डिस्क्रिप्शन बहुत पावरफुल था, लेकिन उसने इसे ट्राई नहीं किया था। अपना सब कुछ दे दो। कि जिन ने अपने सामने 2 मीटर से ज्यादा ऊंची बर्फ की ईंट को देखा और धीरे धीरे शांत हो गया। सांस छोड़े, सांस ले, नीचे झुकें और अपने दाहिने हाथ की नीचे की 2 उंगलियों को अपनी छाती के सामने फैलाएं। उसे ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो और आसपास का शोर गायब हो गया हो। अब स्लैश बर्फ के ब्लॉक पर एक सुनहरी लाइन चमक उठी और क्यूई जिन तुरंत बर्फ के ब्लॉक के दूसरी तरफ दिखाई दिया। जब तक वह रुका तब तक फर्श की टाइलों के टूटने की आवाज सबके कानों तक नहीं पहुंची। वह मुझसे ज्यादा तेज है। यह यिनसी का अभी का विचार था। अगर कि जिन ने अचानक उसके खिलाफ यह चाल चली तो वह पक्का रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिन के रुकने के बाद उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर खाली हो गया हो। उसने अभी अभी अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी, जिसमें सोर्स एनर्जी भी शामिल थी। उसने अपना कड़ा सिर घुमाया और फिर भारी होकर जमीन पर बैठ गया। टैन ज़ोयिन ने देखा कि क्यू जिन की हालत ठीक नहीं है और वह उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। यह पहली बार है जब मैंने इस कौशल का इस्तेमाल किया है और मैं ताकत को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। ऐसा कहने के बाद क्यू जिन ने सीधे दही की एक बड़ी बाल्टी निकाली और उसे पीना शुरू कर दिया। यह देखकर कि क्यू जिन ठीक है, सी कोंग याओ याओ ने अपना ध्यान बड़े बर्फ के टुकड़े की ओर लगाया। यह बर्फ का टुकड़ा ठीक लग रहा है। उसने बर्फ के ब्लॉक पर 2 बार जोर से लात मारी और साफ साफ कहा, यह बिल्कुल नहीं बदला है, यह अभी भी एक पूरा ब्लॉक है। नहीं, यह बर्फ टूट गई है। हान यिनो ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे बर्फ के टुकड़े के ऊपर दबाया और धीरे से उसे धकेला। बर्फ का ऊपरी आधा हिस्सा धीरे धीरे घास पर खिसक गया, जिससे शीशे जैसी कटी हुई सतह दिखाई देने लगी। सब लोग यह दृश्य सांस रोककर देख रहे थे। उनके दिल में बहुत सदमा था। इस तरह की स्पीड और मारक क्षमता दादा हांग के पास भी ठीक ठाक ही है। हालांकि इसकी तुलना सिर्फ दादाजी हांग के आर्म स्लैश से की जा सकती है, फिर भी यह कमाल है। लेवल 2 पर कोई इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे बोल सकता है? क्या? क्यों जिन, तुमने यह कैसे किया? सी कोंग याओ याओ इतनी हैरान हुई कि उसने अचानक एक श्राप दे दिया। सरल है, बस दौड़ें, फिर अपने शरीर को एक हथियार में बदल दें और अपने पूरे शरीर की शक्ति को एक केंद्र बिंदु पर लाएं और आप यह कर सकते हैं। जबकि जिन ने दही की अपनी तीसरी बोतल पी ली तो उसने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली हिलाई और कहा, लेकिन आपके पास एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए। आप जैसे किसी के पास शायद कोई चांस नहीं है। सच कहूं तो कि जिन को शुरू में उम्मीद नहीं थी कि वह सच में इतनी सख्त बर्फ को एक साथ काट पाएगा। लेकिन जिस पल वह फूट पड़ा, उसके शरीर ने उससे कहा, इसे काटा जा सकता है। बस आगे बढ़ो। चाहे वह कोई भी हो, उसे काटा जा सकता है। भले ही उसने पीछे मुड़कर न देखा हो, लेकिन उसे पता था कि जैसे ही वह रुका, बर्फ पिघल चुकी थी। 112 चैप्टर 112 ईविल। मैं पूरी तरह से कमजोर हूं और थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। कि जिन ने अपना दही खत्म किया और जमीन पर गिर पड़ा। अभी अभी हुए उस हमले ने उसका सारा मैना और स्टेमिना खत्म कर दिया था। इस समय उसका पूरा शरीर आलसी महसूस हो रहा था। सूरज बहुत गर्म था, हवा बहुत हल्की थी। कितना अच्छा होता अगर दुनिया इस पल में रुक जाती। लोगों को इतना बिजी क्यों रहना पड़ता है? लेटना सबसे जरूरी काम है जो लोगों को करना चाहिए। यह बहुत आरामदायक है, बस थोड़ा उबड़ खाबड़ है। शिन यू, उसे ठीक करो। सी कोंग याओ याओ ने शिन यू को अपने पास खींच लिया। वह उससे यह चेक करवाना चाहती थी कि क्या उसके गुस्से के बाद की जिन शॉक में चली गई है। वह बस थक गया है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। शिन यू एक नजर में बता सकता था कि क्यों जिन के लक्षण क्या थे। पूरी तरह से बीमार नहीं। उसकी काबिलियत सिर्फ फिजिकल चोटों को ठीक कर सकती है, लेकिन थकान के सामने वह कुछ नहीं कर सकती। उठो उठो, अगर तुम नहीं उठे और इनाम नहीं जीतोगे तो हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, मैं अभी सोना चाहता हूँ। क्यूई जिन एक मरी हुई मछली की तरह दिख रही थी। उसका मन नींद से भर गया था और उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि गोल्डन होराइजन स्किल बनाने का उत्साह भी दबा हुआ था। यह देखकर कि वह अब और चित्र बनाने में बहुत कमजोर हो गया है, सी कोंग याओ याओ ने कहा, तो हम पहले निकलेंगे। ऐसा कहकर उसने जू किंग एन को खींचा, जो अभी भी शराब पी रहा था। शराब पीना बंद करो, लौकी लौटा दो, हमें चलना चाहिए। जू किंग एन का चेहरा लाल हो गया था, उसे हिचकी आ रही थी और वह सी कोंग याओ याओ के बाएं कंधे पर झुक गई। सोने के प्याले को बेकार में चांद के सामने मत रखो। उसने आंखें सिकोड़ते हुए अपने बाएं हाथ में कटोरा पकड़ा और उसे सी कोंग याओ याओ के मुंह की ओर बढ़ाया, पी लो। जब कोई खुश हो तो उसे जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहिए। सी कोंग याओ याओ ने लगभग अपनी आंखें आसमान की ओर घुमा लीं। मेरे कैसे दोस्त हैं? उसने जू किंग एन का हाथ हटा दिया और की जिन से कहा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, लगता है आज यह नहीं हो पाएगा। मैं कल वह वाइन गॉड तुम्हें लौटा दूंगा। की जिन ने हाथ हिलाया और जमीन पर लौटने लगा। टैन ज़ो यिन ने उसके लिए लॉन पर एक कंबल बिछा दिया था और उसे आराम के लिए वहीं करवट लेकर सोने को कहा था। चलो, यह आदमी अब बोल भी नहीं सकता।
जो यिन बाय बाय सी कोंग याओ याओ झू किंग एन को धीरे धीरे ले गया। अच्छी बात है कि मैं मजबूत हूँ। बाय बाय, अगर आपको इनाम निकालना है तो मुझे कॉल करें। हान यी नुओ सी कोंग याओ याओ के पीछे पार्क से बाहर गया, पीछे मुड़ा और क्यू जिन को अलविदा कहा, जिसने बस हाथ हिलाया। इस समय तक वह लगभग बेहोश हो चुका था। हाथ हिला पाना ही उसके लिए बड़ी बात थी। यिनसी दौड़कर गया और उसने एजियोर ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड को अपने पास रख लिया, फिर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। उसने फव्वारे के पीछे चुपके से गुआन गोंग में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह आईने में देखने वाली थी, उसने उन्हें जाते हुए सुना, इसलिए उसे आईने में वापस करना पड़ा। फाशिन यू ने अनिच्छा से शियाओपी को नीचे रखा। जूनियर टैन अलविदा, शिया पी अलविदा, सीनियर अलविदा, पिका। जब वे सब चले गए तो जीले उड़कर आया। टैन जो यिन ने उसका कंधा हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शर्मीले होगे, तुम तो बारिश होने पर भी नहीं आए। शर्मीली शर्मीली, जीले ने पहले ही कुछ आसान शब्द सीख लिए थे। पिका पिका पी, गले लगना कितना आरामदायक है, कितना बढ़िया है। अच्छा नहीं, जीले ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। उसे नहीं लगता था कि दूसरे अनजान इंसानों का छूना आरामदायक बात है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो उनके करीब मत जाओ, हमारी जीले को अपनी शान बनाए रखनी चाहिए। जीले ने टैन जुओ यिन के गाल को रगड़ा, यह दिखाते हुए कि वह सिर्फ उसके करीब रहना चाहता था। पाई जियाओपी को काबी मिला, जो रॉकिंग मशीन पर गेम खेल रहा था, और वह यह देखने गया कि वह क्या खेल रहा है। पी का सितारों को खत्म करना। बोरिंग। काबी। मजा। पिका पाई। कैंडी क्रश से बेहतर टैन जुओ यिन लॉन में बैठकर उन्हें देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। उसने हाथ बढ़ाकर की जिन के चेहरे पर हाथ फेरा और दूसरे हाथ से फोन पकड़कर ग्रुप फोटो ली। बिना किसी एडिटिंग के उन्होंने इसे सीधे वेचैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया, कैप्शन के साथ गर्मियां चली जाती हैं, लेकिन लोग रहते हैं, पतझड़ आता है और प्यार अपने आप आ जाता है। जैसे ही इसे पोस्ट किया गया, वू तियान शिन ने तुरंत लाइक किया और कमेंट किया, अच्छा हुआ, हम लोग डॉर्मेट्री में बंस खा रहे हैं और तुम बाहर आदमियों को खा रही हो। इस समय यान चेंग ने भी लाइक किया और वू तियान शिन को जवाब दिया, बहन तियान शिन, मत देखो, तुम पहले ही पुनर्जीवित हो चुकी हो। टैन जो यिन हंसा। तो ये दोनों गेम खेल रहे थे और इसीलिए वे इतने एक्टिव होकर कमेंट कर रहे थे। अपना फोन नीचे रखकर उसने अपना टैबलेट उठाया और पीपा सीखना शुरू कर दिया। जीले, तुम मेरे लिए कब एक को बदलने वाले हो? कोई जल्दी नहीं। जीले को लगा कि टैन जुओ यिन की टेक्निक अच्छी नहीं थी और जो म्यूजिक वह बजाती थी वह उतना अच्छा नहीं था जितना वह खुद गा सकती थी। वह कभी भी खुद को खराब आवाजें निकालने की इजाजत नहीं देती थी। ठीक है, मैं इसे 3 दिन में कर पाऊंगा। वह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे से बजा सकती थी, बस उसे अभी इस इंस्ट्रूमेंट की आदत नहीं थी और उसे विश्वास था कि वह सिर्फ 3 दिनों में जी लेके जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकती है। तेल डालें। सूरज डूब गया था। अघह की जिन अचानक दहाड़ने लगी, फिर ऐंठ कर उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? छत पर सीलिंग बोर्ड क्यों नहीं है? अपनी आंखें मलते हुए कि जिन एक पल के लिए अभी भी उलझन में था। ओह, मैंने अभी जैकपॉट जीत लिया। नींद से उसका उत्साह कम नहीं हुआ था, बस थोड़ा और बढ़ गया था। जीले, हम उसे नहीं जानते। टैन जुओ यिन ध्यान से छोटे वीडियो देख रहा था और अचानक क्यू जिन ने उसे चौंका दिया। यह देखकर कि आसपास के कई लोगों की नजरें उस पर टिकी हैं, उसने जल्दी से अपना मुंह मोड़ लिया। हम परिचित नहीं हैं। जुओ यिन, मेरे पास अटैक स्किल है, तेज और पावरफुल, और मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। हम अच्छा बेबी, तुम बहुत बढ़िया हो। टैन जुओ यिन ने अपने टैबलेट से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो युवा आइलैंड पर एक कल्टीवेशन एजेंट लेने चलते हैं और कुछ आर्मर्ड क्रैप्स ढूंढते हैं ताकि मैं अपना नया मूव ट्राई कर सकूं। कि जिंग गोल्डन होराइजन इस्तेमाल करने की फीलिंग को फिर से आजमाना चाहता था। उसने उस दोपहर बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर लिया था और वह सब भूल गया था। टैन जो यिन जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। मैं समझ गई, तुम तो बस लड़ाई के लिए बेचैन हो रहे हो, है ना? तुमने मुझे खोज लिया है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। क्यू जिन ने टैन जुओ यिन को उठाया और दूसरे डायमेंशनल गेट की ओर दौड़ा। पीछे मुड़कर शियाओपी, रॉकिंग मशीन और दूसरी चीजों को वापस अपने स्पेशियल स्टोरेज में रखना न भूलें। धीरे चलो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर मैं धीमा हो जाऊं तो और भी ज्यादा लोग देखेंगे। क्यूई जिंग ने सच में स्पीड बढ़ा दी। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जागने के बाद उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, किसी फिल्म में आसानी से बदलाव की तरह। टैन जुओ यिन ने जो आखिरी चीज देखी वह थी खिलते हुए सूर्यास्त की चमक, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो 10,000 मील तक साफ आसमान था। मैं शुरू करने जा रहा हूं। टैन जुओ यिन को नीचे गिराने के बाद क्यू जिंग बिखरे हुए आर्मर्ड क्रैब्स की ओर दौड़ा। अच्छी बात यह थी कि पिछले 2 दिनों से हर दोपहर आर्मर्ड क्रैब लैंडिंग इवेंट हो रहे थे, नहीं तो उसे फिर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करना पड़ता। आपको शियाओपी और उन्हें रिहा कर देना चाहिए। दुर्भाग्य से क्यू जिंग ने यह वाक्य नहीं सुना। बहुत लापरवाह। टैन जुओ यिन धीरे धीरे ट्रेडिंग हॉल की ओर चला गया।
इस समय की जिंग पहले ही एक आर्मर्ड केकड़े के सामने आ गया था। अपनी अम्ब्रेला तलवार से उसके सारे पैर और पंजे काट दिए ताकि वह इधर उधर न घूम सके। फिर उसने गोल्डन होराइजन की फोर्स एक्सर्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अपनी पावर का कुछ हिस्सा अपने दाहिने हाथ के नीचे की 2 उंगलियों पर इकट्ठा किया और उसके बड़े शेल में छेद किया। इससे पहले कि वह संपर्क करता, उसके सख्त खोल में एक छेद हो गया जिससे अंदर का खून रिसने लगा। क्यूजिंग ने अपना हाथ हिलाया और पूरा आर्मर्ड क्रैब ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बंट गया। बाशी बहुत बढ़िया। 113 चैप्टर 113 स्कैल्प में झुनझुनी गोल्डन होराइजन दूसरी स्किल्स के उलट क्यूजिंग को अपनी पावर दूसरी जगहों पर फैलाने नहीं देता था। वह इसे सिर्फ अपने दाहिने हाथ के नीचे की 2 उंगलियों पर ही लगा सकता था। वह सिर्फ एक मेरिडियन गेट खोल सकता था या किंगगोंग करने के लिए सिर्फ एक पैर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह गोल्डन होराइजन के जोर लगाने के तरीके को दूसरी उंगलियों पर नहीं, यहां तक कि उनमें से किसी एक पर भी नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से फिजिकल टेक्निक है। हालांकि मैं अभी भी इस लॉटरी की काबिलियत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसा कि मुझसे उम्मीद थी, आज मेरी उपलब्धियां इतने सालों की मुश्किलों और मेहनत से जुड़ी हुई हैं। अगर दूसरे लोग पूछें कि वह अपनी 2 सबसे कमजोर उंगलियों का इस्तेमाल क्यों करता है, तो वह कहेगा, तुम योग्य नहीं हो। इसके बारे में सोचना ही बहुत कूल है। वह 20वें आर्मर्ड केकड़े को मारने के बाद क्यूजिंग को थोड़ी बोरियत महसूस हुई, खासकर इसलिए क्योंकि वहां काफी आर्मर्ड केकड़े नहीं थे। काटने के लिए काफी नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं। देर हो रही है, चलो सामान पैक कर लें। आर्मर्ड क्रैब की लाशों को रिसाइकल करने वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ी को फिर से देखकर कि जिंग को थोड़ी उत्सुकता हुई कि यह गाड़ी कहां ले जाएगी। जैसे ही कि जिंग पास आया और यह सोचा, उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। मकड़ी की समझ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अचानक उसे कोई जिज्ञासा नहीं रही। क्या हो रहा है? अपने दिल की सुनना और हालात को संभालना। कायर होना तो बस एक शब्द है। ट्रेडिंग हॉल में जाते हुए क्यूजिंग ने देखा कि टैन जुओयिन असल में फैंग यान की खिड़की के अंदर था और लंच का डिब्बा खा रहा था। यह क्या है? लियांगपी उसने कटोरे से एक पारदर्शी हल्का सफेद मुलायम टुकड़ा निकाला। यह रंगहीन केल्प के एक पूरे टुकड़े जैसा दिख रहा था। नहीं, यह वेडिंग ड्रेस फिश की वेडिंग ड्रेस है, टैन जुओयिन ने बताया। इस तरह की मछली समुद्र की सतह पर रहती है। मछली खुद बहुत छोटी होती है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर से भी कम लंबी, लेकिन इसकी पूंछ 3 मीटर से ज्यादा लंबी हो सकती है, जो दूर से शादी की ड्रेस जैसी दिखती है। इसकी शादी की ड्रेस समुद्र की सतह पर धीरे से फैली हुई है। मछली का शरीर नीचे की ओर है, लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है और जिंदा रहने के लिए समुद्र की सतह के ऊपर और नीचे से माइक्रोऑर्गेनिज्म को सोखने पर निर्भर है। इस तरह की मछलियों में आमतौर पर ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और बहुत सी स्पीशीज इनका शिकार करने को तैयार नहीं होती, और ये बहुत सारे अंडे भी देती हैं, एक बार में लाखों, इसलिए ये समुद्र की सतह पर हर जगह होती हैं। लेकिन इसकी शादी की ड्रेस इंसानों के लिए बहुत स्वादिष्ट होती है। इसमें केल्प जैसी चबाने की गंध होती है, लेकिन गहरे समुद्र की मछली जैसी गंध नहीं होती, इसलिए लोग अक्सर इसे स्नैक के तौर पर आसानी से पकड़ लेते हैं। यह नमकीन, मीठा, मसालेदार या खट्टा हो सकता है। यह एकदम सही है। जैसा कि टैन जुओयिन ने बताया, क्यूजिंग फैंग यान को अपने बगल में चूसते और चूसते हुए सुन सकती थी, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। वह वहां है, जाओ एक कटोरा खरीदो। क्यूजिंग ने उस जगह की ओर देखा जिसकी ओर टैन जुओयिन ने इशारा किया था। क्या वह आज सुबह वाली स्टीन बन की दुकान नहीं थी? इसका नाम बदलकर सासा सपर शॉप कैसे हो गया? करीब से देखने पर क्यूजिंग को पता चला कि वह साइन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन थी। हे भगवान, यह जो चाहे बेच सकता है। क्यूजिंग वहां गया और बॉस ने उसे पहचान लिया और उसे 2 कटोरे दिए। इस सामान की ज्यादा कीमत नहीं है, आप एक आम स्कूप से बहुत कुछ पा सकते हैं और कई बड़ी लहरों में बह जाते हैं। बॉस को इतना उत्साहित देखकर क्यूजिंग ने मना नहीं किया। स्लर्प बहुत स्वादिष्ट। खाने के बाद क्यूजिंग ने कुछ हिस्से पैक किए ताकि वे अपने रूममेट्स को ट्राई करने के लिए ले जा सकें। ऐसे फॉस्टर पिता के साथ उन्हें बहुत खुश होना चाहिए। अलविदा सिस्टर फेंग। नीचे लड़कियों के हॉस्टल में उन दोनों को याद आया कि तीनों छोटी बच्चियां क्यूजिंग की जगह पर थीं। क्यूजिंग ने उन्हें जल्दी से छोड़ दिया। कार्बी ठीक था, वह सिंगल प्लेयर गेम खेल रहा था। जाइल अंदर सो गया, लेकिन लिटिल पाई साफ तौर पर गुस्से में था। वह टीवी देखना चाहता था, लेकिन जगह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह कार्बी के साथ सिर्फ बोरिंग सिंगल प्लेयर गेम ही खेल पा रहा था। गुस्से में वह बाहर आया और सीधे क्यूजिंग की गर्दन पर सवार हो गया, उसके बालों को पर्म करने के लिए बिजली डिस्चार्ज करने की तैयारी में। छोटी पाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्यूजिंग उसे रोकने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल पाई बिल्कुल नहीं सुनेगा और सीधे अपने गाल क्यूजिंग के बालों पर रगड़ेगा। इसने बिजली भी खत्म कर दी। उसे अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। सचमुच सुनना। टैन जुओयिन मुस्कुराया और एक फोटो ली और उसे क्यूजिंग को दे दिया। उसने फोटो ली और देखा कि वह पहले से ही फूलगोभी बन चुका था। लिटिल पाई, मैं अगली बार तुम्हारे लिए 2 टेराबाइट्स वीडियो जरूर डाउनलोड करूंगा और यह स्थिति फिर कभी नहीं होगी। पाई, ठीक है, मैं इसे अभी खरीदूंगा। क्यूजिंग ने इसके सामने 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाने का ऑर्डर दिया।
पिकापी लिटिल पाई तुम्हें माफ करता है, टैन ज़ोयिन ने मुस्कुराते हुए अनुवाद किया। उसकी बाहों में मौजूद जाइल भी मुस्कुराया। बदसूरत बदसूरत, यह सिर्फ बाल ही कैसे फ्राई कर पाया? क्या यह पिकाचू परिवार का टैलेंट है? यह उनकी हेयर पर्मिंग तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हेयर पर्मिंग टेक्निक की बात करते हुए क्यों जिनको इसका डिस्क्रिप्शन याद आया, टारगेट के बालों को किसी भी पर्म्ड हेयर स्टाइल में बना दें। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह अपने एफ्रो को फॉइल पर्म में बदलने के लिए खुद पर हेयर पर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हेयर पर्मिंग तकनीक, अरे यह सच में काम करता है। क्यों जिंग ने अपने बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और अब वे रोएंदार अफ्रीकी बाल नहीं रह गए थे। टैन ज़ोयिन ने की जिंग को देखा जिसके बाल पर्म किए हुए थे और बिल्कुल अलग दिख रहे थे, और उसने एक और फोटो ली और उसे देते हुए अपनी हंसी रोक ली। तस्वीर में क्यू जिंग के सिर पर काले स्प्रिंग्स थे, बिल्कुल असली स्प्रिंग्स की तरह। फट हा 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 हा, जब टैन ज़ोयिन ने क्यू जिंग की बड़ी बड़ी आंखें देखी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। लगता है तुम्हारे सिर पर बहुत सारे कैटरपिलर उग आए हैं। मजेदार मजेदार, क्यू जिंग ने अपना माथा सहारा दिया। तो कोई भी का मतलब है रैंडमली बदलना। फिर वह इसे तब तक इस्तेमाल करता रहेगा जब तक यह बेहतर न दिखने लगे। तो क्यू जिंग ने अपना फोन निकाला, सेल्फी मोड चालू किया और तेजी से अपने बालों को पर्म करना शुरू कर दिया। हेयर पर्मिंग तकनीक इंस्टेंट नूडल्स की तरह, फिर से पर्म, मछली के स्केल्स की तरह। दोबारा 20वीं सदी तक उन्होंने ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बनाया था जो ठीक ठाक हो। मैं अपने ऊपर इस हेयर पर्मिंग टेक्निक का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं जा रहा हूं, ये लो। तुम ये कोल्ड ड्रेस्ड फिश गॉज अपने रूममेट्स के लिए ले जा सकते हो। क्यू जिंग ने अपनी जगह से 4 बक्से निकाले और उन्हें टैन ज़ोयिन को दे दिया। ठीक है छोटी पाई, चलो आज तुम मेरे साथ हो। अलविदा अलविदा। अलग होने के बाद क्यू जिंग कार्बी को गोद में लेकर डॉर्मेट्री में वापस भागा। बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्यू जिंग ने हर व्यक्ति की टेबल पर ठंडी गॉज मछली का एक डिब्बा रख दिया। पालक पिता फिर से क्या लेकर आया है? जो भी हो धन्यवाद फॉस्टर फादर, जब तक यह बहुत बदबूदार न हो वे सभी इसे खा सकते हैं। एक्सोटिक स्पेशलिटी, बहुत खुशबूदार, बहुत स्वादिष्ट। मैं फिर से एनर्जेटिक हो गया हूं। अच्छी चीजें खाने के लिए दूसरी दुनिया में जाने के लिए मुझे ट्रायल पास करना होगा। यान चेंग फिर से पुशअप्स करने के लिए बालकनी की ओर भागा। जब तुम कहो कि तुम जा रहे हो तब ही जाओ, तुमने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। यान चेंग को अचानक फिर से जोश में देखकर सॉन्ग जियांग ने भी अपना लंच बॉक्स पकड़कर स्क्वैट्स करना शुरू कर दिया। मियाओ कुई ने जल्दी से खाना खत्म किया और प्लैंक्स करना शुरू कर दिया। तुम लोग मुझे अजीब महसूस कराते हो। क्यूई जिंग को सच में उम्मीद नहीं थी कि स्नैक खाने से वे एक्साइटेड हो सकते हैं। जोशीले डॉर्मेट्री को देखकर उसके पास चुपचाप अपना फोन चालू करने और छोटे वीडियो देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार्बी ने भी अपना फोन निकाला, अलमारी में चढ़ गया और गेम खेलने लगा। वैसे तुमने अपने बाल पर्म क्यों करवाए? पसीने से लथपथ यान चेंग बालकनी से बाहर आया। मैं आज लॉटरी में गया था और मुझे हेयर पर्मिंग टेक्निक नाम की एक स्किल मिली। इससे बालों को पर्म किया जा सकता है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? क्यूई जिंग के चेहरे पर छिपी हुई बुराई देखकर यान चेंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, उन्हें पर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आज शैम्पू का एक बॉक्स भी जीता है। मैं इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें थोड़ा दे दूंगा। कि जिंग ने अपनी जगह से अलग अलग रंग के शैम्पू का डिब्बा निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह ठीक है? यान चेंग ने शक से पूछा। ऐसा नहीं है कि उसे शक है, लेकिन कि जिंग का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा शक वाला है। कौन चीजें बताते समय अपने होंठ सिकोड़ेगा और आंखें सिकोड़ेगा? कि जिंग को भी एहसास हुआ कि उसका एक्सप्रेशन मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम थी। वह सच में कुछ छिपा नहीं सकता था, इसलिए उसे इन शैम्पू के फंक्शन समझाने पड़े। हे भगवान, तो आप यही करने वाले हैं। हेयर पर्मिंग टेक्निक भी है। यह एक रैंडम पर्म है। मैं आपको अपने फेल हुए पर्म की एक फोटो दिखाता हूं। आपकी योग्यताएं केवल ये चंचल चीजें ही कैसे उत्पन्न करती हैं? स्कट स्कट स्कट, मेरी योग्यता जितनी अच्छी नहीं। मैं तुम्हें यह दिखाता हूं। इंपीरियल सील। जनरल क्यू, मेरे लिए इंपीरियल सील ढूंढने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बिली डोंकी मार्क्विस का टाइटल देता हूं। पीछे हटें। 114 चैप्टर 114 विनिंग हॉट लिस्ट। हैप्पी वीकेंड हमेशा बहुत छोटे होते हैं। इससे पहले कि आपको पता चले, साल का वह समय फिर से आ गया है जब रोजाना सुबह की एक्सरसाइज की जाती है। जाओ जाओ। क्यू जिंग, जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, कुछ लैप्स के लिए टैन ज़ोयिन के साथ चलता है। आपको न्यू स्टूडेंट कंपटीशन के लिए अपने अपोनेंट को देखना चाहिए। आप इस वीकेंड पर हैं, भले ही आप मजबूत हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ अजीब काबिलियत हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने आज सुबह देखा कि ये जेली ने न्यू स्टूडेंट कंपटीशन की लिस्ट और शेड्यूल के साथ साथ हर कंटेस्टेंट के नाम भी अनाउंस किए। तो फिर मैं जाकर देखूंगा। कि जिंग अपनी रोज की जगह पर लौट आया और बैठने के लिए अपना जाना पहचाना छोटा स्टूल बनाया। असल में वह कल मिला रिक्लाइनर बाहर लाना चाहता था, लेकिन वे सब दौड़ रहे थे और आसपास इंस्ट्रक्टर भी थे। रिक्लाइनर का इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा लग रहा था।
बैठने के बाद उसने अपना फोन खोला। वह न्यू स्टूडेंट कंपटीशन के नियम चेक करना चाहता था। शुक्रवार को हर ब्रांच अपना कंपटीशन 1-1 बैटल रखेगी, जिसमें जीतने वाले टॉप 64 को चुनेंगे। क्योंकि हर ब्रांच में 100 से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया था, इसलिए हर ब्रांच से टॉप 8 लोगों को चुनने के लिए एक दिन काफी नहीं था। तो एकेडमी ने ट्रेनिंग ग्राउंड में 8 एरिना बनाए, जहां एक साथ 8 मैच होते थे। हर एरिना में बचाव के लिए 2 सीनियर स्टूडेंट, रेफरी के तौर पर एक टीचर और घायल स्टूडेंट्स को ठीक करने के लिए 8 एरिना के बीच में हीलिंग एबिलिटी वाले लोग खड़े रहते थे। शनिवार को सभी लोग टॉप 8 को तय करने के लिए कैंपस ए जाएंगे। इस बार केवल एक एरिना होगा और इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रविवार को टॉप 8 टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें जीत के लिए 3 पॉइंट, हार के लिए 0 पॉइंट और ड्रॉ के लिए 1 पॉइंट होगा। सबसे ज्यादा पॉइंट वाला जीतेगा। चैंपियन को एक जोड़ी सिंगल पर्सन टेलीपोर्टर और 10 सोर्स स्टोन मिलेंगे, रनरअप को एक रिवाइंड रिंग और 5 सोर्स स्टोन मिलेंगे। तीसरे स्थान के विजेता को एक रिटर्न टैलिस्मैन और 3 सोर्स स्टोन मिलेंगे और बाकी 5 में से हर एक को 2 सोर्स स्टोन मिलेंगे। सिंगल पर्सन टेलीपोर्टर क्या होते हैं? क्यूई जिन ने इसे खोजा। वे 2 नॉर्मल डॉर्म रूम के दरवाजों जितने बड़े टेलीपोर्टर थे और आप उन्हें अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे और कहीं भी लगा सकते थे। अगर आप इन्हें खरीदते हैं तो एक की कीमत 50,000 पॉइंट्स होगी और ये अलग अलग नहीं बेचे जाते थे। आप इन्हें सिर्फ जोड़ों में ही खरीद सकते थे। इतना महंगा। कुछ बातें और भी ध्यान देने लायक थीं। 1. टेलीपोर्टर से होकर नहीं गुजर सकते। 2. टेलीपोर्टर दूसरी दुनिया और पृथ्वी को कनेक्ट नहीं कर सकते। 3. हर सोर्स स्टोन टेलीपोर्टर को 150 इस्तेमाल तक सपोर्ट करता है। 4. दरवाजों में से एक को एक खास जगह पर लगाना होगा और आने जाने पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। एक बार सेट हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। ऑप्शनल जगहें अदरवर्ल्ड एकेडमी 5। टेलीपोर्टर को खतरनाक, बिना सुरक्षा वाले जंगल में न रखें, नहीं तो एलियन जानवर डिफेंस लाइन तोड़कर सीधे अंदर हमला कर देंगे। हे भगवान, इतनी सारी जरूरतें। लेकिन ज्यादा पाबंदियां नॉर्मल हैं, क्योंकि यह चीज सभी एक्सेस कंट्रोल और सर्विलांस को बाईपास कर सकती है। लापरवाही से दुश्मन आपका होम बेस चुरा सकते हैं या क्रिमिनल घटनाएं हो सकती हैं। सख्त सख्त अच्छा है। यह सब हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन इसमें 2 दरवाजे लिखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मिलता है। दूसरा दरवाजा कंट्रोल्ड एरिया में होना चाहिए और आप सिर्फ दूसरी दुनिया या धरती के अंदर ही टेलीपोर्ट करना चुन सकते हैं। मैंने सोचा कि जब तक आपके पास दरवाजे हैं, आप बिना किसी रोक-टोक के कहीं भी जा सकते हैं। सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह पॉइंट्स के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट में नहीं है। हालांकि इसमें कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन यह कि जिनके लिए बहुत काम का है, जिसके पास जगह है। किसी मुश्किल समय पर वह अपने टीममेट्स को टेलीपोर्ट करके वापस भेज सकता है और फिर वह टेलीपोर्टर को वापस अपनी जगह पर रखकर अकेले निकल सकता है। अगर यह कोई और होता तो वे इसे सिर्फ एक तय जगह पर ही रख सकते थे। वे अपने साथ दरवाजा लेकर घूमने तो नहीं जा सकते थे, है ना? वह इस टेलीपोर्टर को पाने के लिए दृढ़ था, न केवल अपने टेलीपोर्टर के लिए बल्कि अपनी शर्त के लिए भी। उसे बस सभी कंटेस्टेंट की लिस्ट मिली और उसने पिछले 2 दिनों में आर्मर्ड केकड़े मारकर कमाए गए सभी 3000 पॉइंट्स और बीडिंग ट्रायल से मिले 500 पॉइंट्स पर दाव लगा दिया, जिससे उसके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने अदरवर्ल्ड फोरम की उन कंटेस्टेंट की लिस्ट भी देखी जिनके जीतने की संभावना है, जिसे पता नहीं किसने बनाया है। पहले स्थान पर कैंपस ई की एनहांसमेंट ब्रांच की फैन टैंक थी। उनकी एबिलिटी पब्लिक है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। वह किसी टारगेट पर लॉक कर सकती हैं और टारगेट के सभी अटैक को उन पर वापस रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। उनका रिकॉर्ड कैंपस ई एरिना में लगातार 20 जीत का था, जिससे उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिले। क्यू जिन ने सर्च किया और पाया कि एकेडमी में चैलेंज नाम का एक फॉर्मेट था, जिसमें दोनों तरफ के लोग अपने पॉइंट्स पर बेट लगाते थे और जो भी ज्यादा मजबूत होता था वह जीत जाता था। उसने लगातार 20 लोगों को चुनौती दी, हर बार जीत गई और फिर किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। वह सोचने लगा कि अगर वह होता तो उसके साथ कैसे पेश आता। पहली संभावना, उसके रिफ्लेक्शन की एक लिमिट है। वह शर्त लगाएगा कि वह लिमिट उसे मार नहीं पाएगी और फिर उसे हरा देगा। दूसरा चांस, उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ एक चीज को टारगेट करता है। वह लिटिल पाई को अपने साथ अटैक करने के लिए कह सकता है और शायद वे उसे हरा सकते हैं। संभावना 3, उसके रिफ्लेक्शन के लिए उसे टारगेट देखना होगा कि जिंग अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसे रिएक्ट करने से पहले ही हरा सकता है। संभावना 4, वह एक के बारे में नहीं सोच सका। जब समय आएगा तो उसे जरूर देखना होगा कि वह कैसे लड़ती है और उसकी कमजोरियां ढूंढनी होंगी। वह देखना चाहता था कि अगला कौन है। दूसरे स्थान पर वांगशी, कॉम्बैट ब्रांच, कैंपस जी, उनकी काबिलियत पब्लिक है, जिसे इंजरी ट्रांसफर कहते हैं। वह अपनी चोटों को अपने विरोधी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने एक बार अखाड़े में अपना गला काट लिया था और जीतने के लिए उसे अपने विरोधी को ट्रांसफर कर दिया था। लानत है। एक बेरहम इंसान जब वह बेरहम हो जाता है तो अपनी गर्दन को भी नहीं छोड़ता। इससे निपटना आसान होना चाहिए।
उसे बस उसे काबू में करना होगा, इससे पहले कि वह अपना गला काट ले। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में स्पीड ही एकमात्र असली स्किल है। गति ही स्वतंत्रता है। कंपटीशन के नियम ये हैं कि एक टीम हिल नहीं सकती या हार नहीं मान सकती। जब तक वह हिल नहीं सकता तब तक मुकाबला खत्म। यह दूसरा स्थान चिंता का विषय नहीं है, अगला स्थान चिंता का विषय है। तीसरा स्थान ताओशिन सपोर्ट ब्रांच कैंपस डी। उसकी काबिलियत पता नहीं है, बस इतना पता है कि वह विरोधी के शरीर को कंट्रोल कर सकती है, जिससे वे अपना दिल निकाल सकते हैं। यह अभी भी लोग चीजें क्यों छिपा रहे हैं? यह क्या है? मेंटल मैनिपुलेशन। ऐसा लगता है कि पहले दो की तुलना में उससे निपटना और भी मुश्किल है। इतनी मजबूत और वह सपोर्ट ब्रांच में है कि जिनको लगता था कि वह काफी मजबूत है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में भी वह सबको हरा नहीं पाएगा। उसे अभी भी अपने अपोनेंट्स की काबिलियत को ध्यान से स्टडी करना था। एबिलिटीज का किंग बनने का रास्ता आसान नहीं है। वह देखेगा कि अगला कौन है। चौथे स्थान का नाम वुक्सिया था और उसकी काबिलियत भी वुक्सिया थी। वह नोवेल से हर तरह के मूव्स इस्तेमाल कर सकता था। अरे बाप रे, उसकी मुलाकात किंगगोंग के एक साथी प्रैक्टिशन से हुई। उसे ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना? पांचवां स्थान एबिलिटी डिसेलरेशन और उसकी अपनी कॉम्बैट पावर ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसने एक क्लास पेट एक शेल सुपरमैन बनाया है जो बहुत मजबूत है और उसे अंदर बैठने भी दे सकता है ताकि विरोधी पेट को बाईपास करके सीधे समनर पर हमला न कर सके। पहले से ही लोग पालतू जानवरों पर निर्भर हैं। छठा स्थान क्षमता रेत। वह रेत और एलिमेंटलाइज को मैनिपुलेट कर सकता है। क्या यह तुम हो? मगरमच्छ। इतनी जल्दी एलिमेंटलाइजेशन में मास्टरी हासिल करने के कारण वह जरूर कोई बड़ा खिलाड़ी होगा। वो लिंटियन जिसे उसने उस दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में स्काई फायर का इस्तेमाल करते देखा था, लिस्ट में नहीं था, इसलिए शायद उसने अभी तक उस पावर में महारत हासिल नहीं की है। उसके बाद की जिंग ने काफी देर तक देखा और पाया कि उन अजीब काबिलियत के अलावा वह आमने सामने की लड़ाई में किसी से नहीं डरता था। जीतने का राज था उन दिमागी काबिलियत और काबिलियत पर ध्यान देना जो सीधे सामने वाले पर असर डालती हैं। उनसे लड़ते हुए अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप लड़खड़ा सकते हैं। 115 चैप्टर 115 स्विमिंग लेसन। एक नया सप्ताह, एक नया कोर्स। फिजिकल ट्रेनिंग क्लास के बाद वे नए सेमेस्टर की पहली स्विमिंग क्लास शुरू करेंगे। स्विमसूट। मैं स्विमसूट देखना चाहता हूं। वे सब ए ग्रेड के हैं, उनमें इतनी बड़ी बात क्या है? वे तो मेरे जितने बड़े भी नहीं हैं। तुम्हारा दिमाग पीले कचरे से क्यों भरा हुआ है? मैं तो बस पीली नस्ल की खासियतों की तारीफ करना चाहता हूं। बकवास। क्या तुम अपने आप में पीली जाति की खासियतें नहीं देख सकते? मैं एक नॉन चीफ हूं, एक अफ्रीकी सरदार हूं, मैं इसे नहीं देख सकता। यह सच है, 300 ड्रॉ के बाद भी एक भी एसएसआर न मिलना आपके लिए मुश्किल रहा है। नोट एसएसआर कुछ गेम्स में सबसे ज्यादा रेयरिटी वाला कैरेक्टर। ज्यादा कुछ कहना तो बस आंसू हैं। स्विमसूट अभी भी मेरे परेशान दिल को भर सकते हैं। एसएसआर्स जितने अच्छे नहीं, चाहे आप कितने भी स्विमसूट देख लें, वे आपके नहीं होंगे, लेकिन अगर गेम में आपके पास यह है तो यह आपके पास है। यहां से चले जाओ। असली चीज हमेशा नकली से बेहतर होती है, चाहे तुम गेम में कितने भी ताकतवर क्यों न हो, यह नकली ही है। कल जब तुमने मुझसे तुम्हें गोद में उठाने की विनती की थी तब तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। कल चला गया, आज का मैं ही असली मैं है। यह काफी लिटरेरी है। अगर आप में हिम्मत है तो खूबसूरत महिलाओं को देखने के बारे में ऐसा कहिए। खूबसूरत औरतें, मुझे उनमें मजा आता है, स्विमसूट में तो और भी ज्यादा। स्विमिंग पूल ट्रेनिंग ग्राउंड के ठीक बगल में था और स्टूडेंट्स कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। क्यों जिंग ने पाया कि यहाँ 2 और क्लास भी जमा हो रही हैं, उन्हें भी स्विमिंग क्लास के लिए यहाँ होना चाहिए। सब लोग यहीं लाइन में लग जाओ, टीचर थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्लास मॉनिटर बाई शियाओ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर आई। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। तुम्हारी तीनों क्लास के लोग पहले अपने कपड़े बदलने के ये चेंजिंग रूम में जाए और फिर पूल के पास इकट्ठा हो। एक आकर्षक महिला टीचर स्विमिंग पूल के गेट से बाहर निकली। अंदर जाने के बाद दाएं मत मुड़ना, वह तेज बहाव का ट्रायल है, बाएं मुड़ना जहां हम तैरते हैं। अगर आप स्विमसूट नहीं लाए हैं तो आप चेंजिंग रूम के बगल में बने कपड़ों के कमरे में जाकर उसे खरीद सकते हैं। मैं आपको 10 मिनट देता हूं। उनके बोलने के बाद स्टूडेंट्स अस्तव्यस्त तरीके से अंदर आ गए। उन्हें शुक्रवार को बताया गया था कि आज उनकी स्विमिंग क्लास होगी, इसलिए उन्होंने अपने स्विमसूट पहले ही तैयार कर लिए थे। कपड़े बदलने के बाद वे बाहर आए और लाइन में लग गए। तीनों क्लास एक चौकोर आकार में खड़ी थीं। अभी अभी आई महिला टीचर ने लाउडस्पीकर से कहा, मैं तुम्हारी स्विमिंग टीचर हूँ, सिस्टर गु, जो तुम्हें तैरना सिखाने के लिए जिम्मेदार हूँ। लॉजिकली कहें तो पहली क्लास में मुझे आपको स्विमिंग के अलग अलग स्टाइल सिखाना चाहिए और फिर थोड़ा सीखने के बाद आपको पानी में जाने देना चाहिए। हालांकि मेरा सिखाने का तरीका यह है कि पहले पानी में जाओ और तैरते तैरते तुम सीख जाओगे। डूबने की चिंता मत करो, मेरी काबिलियत सांस रोकने की है, जिससे तुम पानी में सांस नहीं ले सकते। तो पानी में जाओ, जैसे चाहो तैरो। यह सुनकर कि सिस्टर गु की काबिलियत उन्हें पानी के अंदर सांस न लेने दे सकती है, सब खुश हो गए। उन्होंने कोशिश की और पाया कि उन्हें सच में सांस लेने की जरूरत नहीं है
और फिर वे सब उत्साह से एक एक करके पानी में कूद गए। अगर आप डूब नहीं सकते तो डरने की क्या बात है। एक जीव व्यक्ति, 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह, छपाक से पानी में कूदो। लड़के और लड़कियां जानबूझकर बाएं और दाएं हिस्सों में अलग हो गए। यहाँ का स्विमिंग पूल खास तौर पर बड़ा था, 3 और क्लास के लिए काफी था। यान चेंग ने अपना गॉगल्स और वाटरप्रूफ केप पहना और सोंग जियांग को लड़कियों की तरफ खींच लिया। क्या यह थोड़ा गलत नहीं है? यह थोड़ा शर्मनाक है, सोंग जियांग ने यान चेंग को झटक दिया। डरने की क्या बात है? यह स्विमिंग क्लास है और तुम इतने बड़े आदमी हो, इसमें शर्म की क्या बात है? यान चेंग ने सोंग जियांग से गंभीरता से कहा। इसके अलावा कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है, वे सब मेरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। सोंग जियांग को यान चेंग ने नहीं मनाया और उसे रोकने की उसकी कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए वह मियाओ कुई के साथ लड़कों की तरफ दौड़ा। बेवकूफ, तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है? यान चेंग लाचार था और सोंग जियांग के पीछे पीछे नीचे चला गया। क्यूई जिंग मुस्कुराया और उनके साथ शामिल हो गया। अब टैन ज़ुओयन के साथ रहने का समय नहीं है। यह देखकर कि सभी लोग पानी में उतर गए हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी सिस्टर गु ने लाउडस्पीकर उठाया। तुम जवान लोग अभी भी शर्मीले हो, पानी में उतरने के बाद कौन देख सकता है कि कौन कौन है? अभी भी लड़के लड़कियों को अलग करते हो, अलग होकर तैर कैसे सकते हो? यान चेंग ने नीचे सोंग जियांग के सिर पर थपथपाया। सिस्टर गु मुस्कुराई, पानी में अच्छा लग रहा है ना? आप पहले कुछ घूंट ले सकते हैं। यह जियाओलान की क्षमता से शुद्ध किया गया पानी है, यह बहुत साफ है और आपकी ताकत भी वापस ला सकता है। आप जियाओलान को जानते हैं, है ना? वह छोटी लड़की है जो हर दिन आपके लिए बारिश करवाती है। वह हमारे स्विमिंग पूल की केटर है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्विमिंग एरिया और ट्रायल एरिया का पानी जुड़ा हुआ हो? क्यूई जिंग ने क्यूरेटर लैंड की काबिलियत के बारे में सोचा। अगर उसका जीवन देने वाला पानी स्टोर किया जा सके तो यह बहुत अच्छा होगा और उसे एनर्जी खत्म होने का डर नहीं होगा। दुर्भाग्य से सीनियर सिस्टर सिकोंग ने कहा कि उनका जीवन जल उनके शरीर से निकलने के बाद केवल 1 दिन तक ही रह सकता है। क्या आपने दीवार पर लगे डेमो वीडियो देखे? बस जैसा सिखाया गया है उसके अनुसार तैरें, आराम से तैरें और आप कुछ ही समय में सीख जाएंगे। कि जिनको अचानक लगा कि यहाँ के सभी टीचर बहुत रिलैक्स्ड हैं, उन्हें बस अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत है। और शूटिंग क्लास में क्योंकि बहुत सारी गोलियां थीं, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को रैंडमली शूट करने दिया। ऐसा लगता है कि अकादमी को इस तरह का सैचुरेटेड फ्री एजुकेशन का तरीका पसंद है। नेशनल एकेडमी बनने लायक। सिस्टर गु ने दूर एक और स्विमिंग पूल की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी क्षमता से कम तैरना सीखना असल में सीखना नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके पीछे नहीं चल सकता। अगर आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं तो आप वहां उस स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। वहां मेरी कोई काबिलियत नहीं है, आप असली स्विमिंग का अनुभव कर सकते हैं। क्या आपने ऑरेंज लाइफ जैकेट पहने हुए व्यक्ति को देखा? वह उस स्विमिंग पूल का लाइफगार्ड है। सांस रोककर तैरना और सांस रोककर तैरना पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि यहाँ आप लहरों में एक छोटी सफेद मछली की तरह हो, लेकिन वहां आप थोड़े बेकार हो जाएंगे। अगर आपको कोई खतरा हो तो मदद के लिए जरूर पुकारें या इधर उधर भागें और वह आपको बचाने के लिए आएगा। सिस्टर गु ने लाउडस्पीकर नीचे रख दिया और खुलेआम हैंडसम नौजवानों के एब्स की तारीफ करने लगी। कि जिंग, क्या तुम तैर सकती हो? यान चेंग ने की जिंग को पानी में मस्ती करते हुए देखकर पूछा। क्यू जिंग ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। यह कैसा सवाल है? मैंने रैपिड करंट ट्रायल पास कर लिया, मुझे तैरना कैसे नहीं आता? मुझे लगा कि आप बस जल्दी में थे। यान चेंग ने क्यू जिंग से सिर्फ रैपिड करंट ट्रायल के बारे में सुना था और फोटो या वीडियो नहीं देखे थे। क्योंकि की जिंग बोलने में खराब था, इसलिए उसने उसे तेज मौजूदा ट्रायल की मुश्किल के बारे में सोचने नहीं दिया। चलो क्लास के बाद देखते हैं। पिछली बार उन्होंने सिकोंग याओ याओ से पिछले दरवाजे पर आशीर्वाद मांगा था और उनके पास अंदर जाने का समय नहीं था। ठीक है, क्यू जिंग ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। यह तैराकी बहुत आसान है, आप पहले यह करें फिर वह। अरे तुम यह कैसे नहीं सीख सकते? क्या किसी जंगली सुअर ने तुम्हारा सेरिबैलम खा लिया? यहाँ तक कि जिंग ने भी यान चेंग जैसा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा था। 1 घंटे तक पढ़ाने के बाद भी उसके हाथ पे अपने अपने रास्ते जा रहे थे। अगर सिस्टर गु की काबिलियत न होती तो उसका शरीर बहुत पहले ही सूज गया होता। क्या आप जंगली सुअरों का जिक्र नहीं कर सकते? मैं तैरना नहीं सीख सकता क्योंकि मैंने एक जंगली सुअर को बुलाया था। यान चेंग को गुस्सा आया जब उसने जंगली सुअरों का जिक्र किया। डॉर्मेट्री में उन तीनों के पास हर दिन अपने छोटे छोटे पालतू जानवर थे और वह सिर्फ बालकनी में अकेले पेंटिंग की प्रैक्टिस कर सकता था। अकेला और ठंडा। कहे, तुम जमीन पर तो नॉर्मल चलते हो, पानी में ऐसे कैसे हो? क्यूई जिंग यह भी नहीं सोच पा रही थी कि इसे बताने के लिए कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करे। भाई क्यू नहीं, दादा क्यू, मुझे फिर से सिखाओ, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। यान चेंग को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब तक पानी उसके पूरे शरीर को ढकता रहा, उसे ऐसा लगता रहा कि उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। यह अच्छी बात है कि वह खुद को शर्मिंदा करने के लिए लड़कियों के पास नहीं गया। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं। क्लास खत्म होने से पहले सिस्टर गु ने लाउडस्पीकर उठाया और कहा, अगर आपने रैपिड करंट ट्रायल पास कर लिया है तो आपको स्विमिंग क्लास में आने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप स्विमसूट देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। क्लास खत्म। सिस्टर गु ने यह बात पहले क्यों नहीं कही? अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आती। यान चेंग की वजह से की जिंग रोने ही वाली थी। 116 चैप्टर 116 नामी क्लास के बाद क्यू जिंग और बाकी 3 लोग दूसरी तरफ ट्रायल एरिया में चले गए। वाह, यह बहुत शानदार है। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने 100 मीटर ऊंचा इंसानों का बनाया चौकोर झरना देखा। की जिंग उन्हें स्टैंड तक ले गए जो उस समय खाली थे। यह कहना चाहिए कि वे कभी भी भरे नहीं थे। क्लास में पढ़ाने के अलावा ट्रायल देखने के लिए काफी लोग नहीं थे। क्यों जिनको नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे स्टैंड क्यों बनाए गए थे। वीड पुलिंग ट्रायल में वे नहीं थे। वे पूल के पास पहुंचे और गिरते पानी को करीब से देखा। क्योंकि यहाँ साउंड प्रूफिंग सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पास होने पर ही उन्हें पानी के सतह से टकराने की तेज आवाज सुनाई देती थी। पानी की तेज आवाज सुनकर यान चेंग चिल्लाया, क्या यह ऐसा कुछ है जिससे हम निकल सकते हैं? यह बहुत ज्यादा है। सोंग जियांग ने भी चिल्लाया, मुझे लगने लगा है कि मैं इससे टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। सोंग जियांग, जो कि क्यू जिन के ही शहर से था, उसने अपनी जिंदगी में इतना पानी कभी नहीं देखा था। उसे सच में शक था कि अगर वह अंदर गया तो वह तुरंत कीमा और इंसानी मांस में बदल जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे पास हो जाना चाहिए, मियाओ कुई ने कहा। क्या कहा आपने? क्योंकि यहाँ शोर काफी ज्यादा था, इसलिए यान चेंग को शक हुआ कि उसने गलत सुना है। मैंने कहा मैं पास हो सकता हूँ, मियाओ कुई ने फिर जोर से कहा, और जब उसने देखा कि वे अभी भी साफ नहीं सुन पा रहे हैं तो उसने उन्हें कुछ कदम दूर खींच लिया। मैं आज नामी में बदल सकता हूँ, इसलिए मैं पास हो जाऊंगा। नामी? नामी कौन है? सोंग जियांग, जिसने शायद ही कोई एनीमे देखा हो, ने पूछा। क्या यह कोई एनीमे कैरेक्टर हो सकता है जो पानी को कंट्रोल करता हो? जो कैरेक्टर पानी को कंट्रोल करता है वह जरूर इस ट्रायल को पास कर पाएगा। इसलिए सोंग जियांग ने अंदाजा लगाया कि आज मियाओ कुई का ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसा था जो पानी से खेलता था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार वह लंबी बर्फीली सुंदरता में बदल गया था। नहीं, वह एक नेविगेटर है, एक नेविगेटर जो बेहद खतरनाक समुद्रों में यात्रा करती है। हालांकि नामी के पास कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन उसकी तैरने और नेविगेशन स्किल्स बेशक वन पीस में सबसे अच्छी हैं। इसके अलावा उसकी बॉडी बहुत मजबूत है। यह कहा जाना चाहिए कि ज्यादातर समुद्री लुटेरों की बॉडी मजबूत होती है, यहाँ तक कि छोटे लेवल के समुद्री लुटेरे भी अभी की सोंग जियांग से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एनीमे में लोगों का असलियत से थोड़ा ज्यादा मजबूत होना आम बात है। क्योंकि मैं आज ही बदल सकता हूँ तो मैं साइन अप करूंगा और इसे आजमाऊंगा। मियाओ कुई रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर चला गया। कि जिन भी उसके पीछे पीछे गया और रास्ते में उसे तीनों मुश्किलों के बारे में बताया। क्या आप प्रारंभिक नामी या देर से नामी में बदल रहे हैं? बढ़ते हुए एनीमे में मेन कैरेक्टर्स की ताकत पहले और बाद में पूरी तरह से अलग होती है। बाद वाला वर्षन पहले के 100 वर्षन को हरा सकता है। हालांकि शुरुआती नामी की स्विमिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाद का वर्जन और भी ज्यादा पावरफुल है। मियाओ कुई ने जवाब दिया, बाद वाला वर्षन जो क्लाइमाटैक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। क्लाइमाटैक्ट नामी का हथियार है जो एक छोटे से इलाके में मौसम बदल सकता है, और इसमें स्ट्रेचिंग और स्पिरिट जैसे फंक्शन भी हैं। यह स्थिर है, क्यू जिन ने पुष्टि की। यह बस एक ट्रायल पास करना है, यह नामी के लिए बहुत आसान होना चाहिए। वे ड्यूटी रूम में गए जहां सीनियर सिस्टर सिकोंग आज भी ड्यूटी पर थीं। क्या दूसरे साल के छात्रों की क्लास नहीं होती? क्यू जिन ने पूछा। हाँ, लेकिन वे सभी इलेक्टिव कोर्स हैं, सिकोंग याओ याओ ने मियाओ कुई की परीक्षा की जानकारी दर्ज करते हुए कहा। इलेक्टिव कोर्स तो हर दूसरे दिन होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? सिकोंग याओ याओ ने कहा, इलेक्टिव कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं कि आप करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या इलेक्टिव कोर्स का यही मतलब है? ठीक है, शुरुआती बिंदु पर जाएं। शुरू करने के लिए लाल बटन दबाएं, सिकोंग याओ याओ ने मियाओ कुई से कहा। उसके जाने के बाद सिकोंग याओ याओ ने क्यू जिन से पूछा, तुम्हारे रूममेट में किस तरह की काबिलियत है? क्या वह भी बहुत पावरफुल है? जो लोग स्कूल शुरू होने के 1 महीने के अंदर ट्रायल पास कर लेते हैं वे सभी बहुत मजबूत काबिलियत वाले बेरहम लोग होते हैं। यह सोचकर कि मियाओ कुई ने बाहरी लोगों के सामने बदलने की हिम्मत कैसे नहीं की, क्यू जिन ने कहा, खुद देख लो, कभी यह मजबूत होता है, कभी नहीं। उसकी काबिलियत की कॉम्बैट पावर सच में बहुत रैंडम है। यह देखकर कि क्यू जिन ने कुछ नहीं कहा, सिकोंग याओ याओ ने उत्सुकता से स्क्रीन की ओर देखा। मियाओ कुई स्क्रीन के बीच में दिखाई दिया। इस समय वह बहुत नर्वस था, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वह बाहर वालों के सामने ट्रांसफॉर्म होने से शर्मा रहा था, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वह इस वाटर ट्रायल को चैलेंज करने वाला था। उसके लिए बिना बदले यहां से पानी के कॉलम तक 100 मीटर तैरना नामुमकिन था। आखिर उसने अभी अभी पानी में तैरना सीखा था और सिर्फ गुजी की काबिलियत से ही वह तैर सकता था। रूपांतरित हो जाओ। सफेद रोशनी फैल गई और स्क्रीन पर लंबे नारंगी बालों वाली एक सुंदरी दिखाई दी। बड़ी नीली आंखें, ऊपरी बाएं हाथ पर एक टैटू और स्विमसूट पहने हुए। हे भगवान, क्या परफेक्ट फिगर है! इतना बड़ा, इतनी जलन हो रही है। क्योंकि नामी ने बहुत खुले कपड़े पहने थे, उसका शरीर एक नजर में देखा जा सकता था। सिकोंग याओ याओ को बहुत जलन हुई। मुझे सचमुच यह योग्यता चाहिए।
कि जिनको सच में उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का फोकस यहाँ होगा। क्या आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि उसकी काबिलियत क्या कर सकती है? असल में सिकोंग याओ याओ को लगा कि यह वाल्किरी जैसी कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। उसने पहले भी मर्दों को औरतों में और औरतों को मर्दों में बदलते देखा था, इसलिए वह इससे अनजान नहीं थी। मियाओ कुई ने पीछे से एक छड़ी निकाली और उसमें से एक काला बादल निकला जो सीधे तीसरे लेवल के ऊपर आसमान में उड़ गया, और एक पल में उसने उन पानी के भूतों को बिजली से सीधे चकनाचूर कर दिया। फिर वह पानी में कूद गया। पहले तो वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन 2 बार पैडल मारने के बाद वह अचानक एडजस्ट हो गया, तेजी से आगे की ओर तैरते हुए। क्या परफेक्ट फ्रीस्टाइल है! लोग यहाँ हर दिन तैरने आते हैं, लेकिन मियाओ कुई जितना अच्छा तैरने वाले बहुत कम लोग हैं। मियाओ कुई आराम से पानी के सामने पहुंचा, गहरी सांस ली और नीचे कूद गया। ऊपर से पड़ने वाले दबाव ने उसे सिर्फ धीमा किया, लेकिन आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद प्रेशर कम हुआ और मियाओ कुई ने अंदाजा लगाया कि उसने दूसरा लेवल पास कर लिया है। जब वह आगे बढ़ना चाहता था तो उसे पानी में 2 बड़ी गहरे नीले रंग की शार्क मिली। यह क्या है? क्यों जिन ने नहीं कहा कि शार्क हैं? क्या वे कुछ छोटे जानवर नहीं हैं? क्योंकि क्यूई जिंग और टैन जोयन दोनों पानी की सतह पर तीसरे लेवल से गुजरे थे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं देखा था कि तीसरे लेवल का पानी के नीचे का हिस्सा कैसा दिखता है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं बताया। असल में तीसरे लेवल को पानी के अंदर भी पार किया जा सकता है, बस 3 वाटर शार्क को मारकर, लेकिन यह पानी की सतह की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मियाओ कुई ऊपर की ओर तैरा और पानी के ऊपर आ गया। इस समय पानी के ऊपर आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजे, और उसने जो काला बादल बुलाया था वह पानी से बने छोटे जानवरों को एक एक करके करंट मार रहा था। पानी बिजली कंडक्ट करता हुआ लगता है। मियाओ कुई ने रुकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन पाया कि उसे करंट नहीं लगा था। किसी कारण से यहाँ का पानी बिजली कंडक्ट नहीं करता है। यह तो अच्छी बात है। इस मामले में मियाओ कुई के लिए इस लेवल को पार करने में एकमात्र मुश्किल कुछ मीटर ऊंची लहरें थीं। लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस छोटी लहरों के बीच से निकल जाओ। इतनी आसानी से तैरते हुए मियाओ कुई आसानी से फिनिश लाइन तक पहुंच गई। किनारे पर उतरते ही वह तुरंत बदल गया, वह नहीं चाहता था कि उसे और लोग देखें। मियाओ कुई, तुम अच्छे हो, तुम इतनी जल्दी पास हो गए। इस बादल को क्या हो रहा है? यह मेरे बादल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोंग जियांग ने किनारे पर खड़े होकर पूरी प्रक्रिया देखी। कितना अच्छा होता अगर उसके पास भी इस तरह का बादल होता जो बिजली छोड़ सकता। यह नेमी की आत्मा है, ज़ीउस। यह बहुत उपयोगी है। सौभाग्य से मैं लेवल 2 पर हूं। उसके लेवल 2 के इवोल्यूशन ने उसे एक सुंदर लड़की के हथियार में बदलने की काबिलियत दी, जिससे वह इस बादल को बुला सका और तीसरे लेवल पर पानी के फैंटम को हल कर सका। अगर यह लेवल 1 मियाओ कुई होता तो ट्रायल को इतनी आसानी से पास करना नामुमकिन होता। यह अफसोस की बात है, आज जो कुछ भी है वह कल गायब हो जाएगा। मियाओ कुई की काबिलियत बहुत हद तक पंचांग पर निर्भर है, चाहे वह किस्मत हो या पेज पलटने का तरीका। 117 चैप्टर 117 क्यूई जिंग सबसे हैंडसम है, यह आपकी कविता वाइन गॉड है। सिकोंग याओ याओ ने वह छोटी लौकी निकाली जिसे जू किंगन कल टेबल के नीचे से ले गया था। क्यू जिंग ने हाथ हिलाकर कहा, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शराब नहीं पीता, यह चीज मेरे लिए बेकार है। उसे शराब पीना पसंद नहीं था, और उसके परिवार में भी किसी को शराब पीना पसंद नहीं था। एक बार उन्हें शक हुआ कि यह जेनेटिक्स की वजह से है। ठीक है, तो मैं जू किंगन की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। गिरावट अस्तित्वहीन। सिकोंग याओ याओ इस गॉड ऑफ इक्विपमेंट के और आइटम्स ड्रॉप करने का इंतजार नहीं कर सकता था। वैसे क्या आपने फ्रेशमैन कंपटीशन के बारे में जानकारी देखी है? मैंने देखा है, मुझे लगता है कि उनकी काबिलियत थोड़ी जादुई है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप हार सकते हैं। हालांकि क्यू जिन किसी भी आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता था, लेकिन कई काबिलियत बहुत सीधी नहीं थी। सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। मुझे सच में उम्मीद है कि कोई ऐसी काबिलियत होगी जो सामने वाले की काबिलियत को पहचान सके। जिन लोगों के बारे में पहले ही पता चल चुका है उन्हें छोड़ दें, तो भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी काबिलियत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप ठोकर खा सकते हैं। लिस्ट में सिर्फ 20 जाने माने कंटेस्टेंट को जगह दी गई है और बाकी सैकड़ों लोगों के साथ क्या स्थिति है यह पता नहीं है। एबिलिटी बैटल ऐसी ही होती हैं। कुछ एबिलिटीज खास तौर पर लोगों से लड़ने के लिए सही होती हैं, लेकिन वे एलियन जानवरों को मारने के लिए बेकार होती हैं। सिकोंग याओ याओ ने अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन एरिना बैटल का एक फायदा यह है कि आपको असल में अपोनेंट को हराने की जरूरत नहीं है, जब तक आप अपोनेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि वे हिल न सकें। इसे जीत माना जाता है। जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वे एक दूसरे को मार डालें, कभी कभी विरोधी को पकड़ना बेहतर विकल्प होता है। आखिरकार कुछ लोगों को मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। हॉट लिस्ट में उस रिफ्लेक्शन एबिलिटी की तरह, अगर आप उसे हिट नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। आपकी स्पीड भी एक बड़ा फायदा है। अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो आप इसे 15 मिनट तक खींच सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। क्यू जिन ने सचमुच इस बारे में सोचा था।
हर एबिलिटी यूजर परफेक्ट नहीं होता, उन्हें किसी अनजान एबिलिटी से मारा जा सकता है। तेज वाले बड़े पैमाने पर नुकसान से डरते हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान वाले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज हमलों से डरते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज हमले स्टेल्थ से डरते हैं, स्टेल्थ वाले डरे हुए हैं। लेवल 5 की एबिलिटी वाला यूजर भी आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति से मारा जा सकता है जिसकी एबिलिटी उसकी एबिलिटी से मुकाबला करती हो। इसलिए इक्विपमेंट, टीममेट्स और जानकारी जरूरी हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके अपोनेंट क्लब में शामिल हो गए हों और क्लब उन्हें कुछ इक्विपमेंट के साथ स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं होगा। आखिर इससे फ्रेशमैन कंपटीशन का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा और उन्हें नीचा देखा जाएगा। इसके अलावा अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा न दिखाएं, दिखावे के लिए एक साथ सबका इस्तेमाल न करें, नहीं तो आपको टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा मुझे बस इतना ही पता है, बाकी आप पर निर्भर है। ये 10,000 पॉइंट्स जीतने के लिए सिकोम याओ याओ ने क्यू जिन को वह सब कुछ बताया जो वह सोच सकती थी। हालांकि उसे इस बात की बहुत गहरी समझ नहीं है, किसने उसे बताया कि वह सिर्फ आशीर्वाद बेचने वाली एक छोटी सी लड़की है। काबिलियत, ओह काबिलियत, तुम नॉवेल में लिखी बातों जैसी क्यों नहीं हो? नॉवेल में काउंटरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे अभी और ड्रॉ करने की जरूरत है, सिर्फ ज्यादा काबिलियत होने से ही मैं उनसे डर नहीं पाऊंगा। तुम सही हो, जल्दी से चित्र बनाओ। सिकोम याओ याओ ने की जिन के प्राइज निकालने का पूरा सपोर्ट किया। आखिर उसे हर बार ड्रॉ निकालने पर कुछ सामान मिल सकता था और उसकी 2 रिक्वेस्ट अभी भी बाकी थीं। क्यू जिंग ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अभी ड्रॉ करता हूं तो भी संभावना बहुत कम है। मुझे किस्मत जमा करनी होगी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इनाम जीतने की लत खत्म हो गई थी और समझ ने फिर से समझदारी की ऊंची जगह ले ली थी। उन छोटी चीजों की तुलना में अब उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसे क्वालिटेटिवली ज्यादा बदल दे। हालांकि क्वांटिटेटिव बदलाव से क्वालिटेटिव बदलाव होता है, लेकिन सबसे मजबूत बनने के लिए जरूरी मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरी क्लॉ मशीन कहाँ है? क्या तुम इसे लाए हो? बस इसे दरवाजे पर रख दो। सिकोम याओ याओ को याद आया कि उसकी क्लॉ मशीन अभी भी क्यू जिन के पास है। वह आज अपना बिजनेस शुरू करने जा रही थी, गुड़िया बेचना और क्लॉ मशीन प्ले बेचना। हालांकि वह कम कमाती थी, फिर भी कमाई हो रही थी। कि जिन को लगा कि वह इसके बारे में भूल गई है और उसने जानबूझकर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे याद रखेगी। क्या तुम सच में यह क्लॉ मशीन चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें पछताने का एक मौका दे सकता हूँ। क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं, पछतावा तो कमजोर लोग करते हैं। असल में मेरे पास इससे बेहतर चीजें हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम उन्हें नहीं चाहते? नहीं, मुझे बस यह क्लॉ मशीन चाहिए। यह देखकर कि वह किसी भी तरह सिकोम याओ याओ को मना नहीं सकता, क्यू जिन ने बस किस्मत को मानकर क्लॉ मशीन को दरवाजे पर लगा दिया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, उसने देखा कि सिकोम याओ याओ ने अंदर से एक फ्लायर निकाला और उसे उस पर चिपका दिया। 20 बार खेलने पर 1 पॉइंट। हर बार जब आप शुरू करने के लिए ड्रॉ करें तो चिल्लाएं कि जिंग सबसे हैंडसम है। इसे देखने के बाद क्यू जिन ने पूछा, हाँ, यह जिंग क्यों है? सिकोम याओ याओ ने अपनी बाहें पार की। क्या तुम नाखुश हो? मुझे मत बताओ कि तुम सच में ओरिजिनल जिंग चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छा था। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि सबसे हैंडसम वह है। इसका दोष इस बात पर है कि बहुत से लोग आपके जिन कैरेक्टर को नहीं पहचानते। यह सच में दुख की बात है कि आपका बड़ा नाम पूरे स्विमिंग पूल में नहीं फैल पाया। सिकोम याओ याओ ने मैं बहुत दुखी हूं वाला भाव दिखाया। नहीं तो इसे वापस बदल दें, बस एक पिनियन जोड़ दें। क्यू जिन ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, यह ठीक है सीनियर, मजे करो, हम पहले निकलेंगे। ऐसा कहकर क्यू जिन बिना पीछे देखे चला गया। स्विमिंग पूल के गेट पर पहुंचते ही सोंग जियांग और बाकी 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यान चेंगई ने सही कहा, इस सीनियर के साथ आपके करीबी रिश्ते हैं। आप इतने लंबे समय से चैट कर रहे हैं, क्या आप अपनी भाभी को धोखा देने जा रहे हैं? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरा उससे बस एक सौदा है। तुम्हारा सिर प्यार से क्यों भरा हुआ है? क्यू जिन ने उसे लात मारी। और इसे भाभी कहते हैं? भाभी नहीं, यान भाई, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यान चेंग ने जवाब दिया, आपका जन्म अक्टूबर में हुआ था, मेरा जन्म फरवरी में हुआ था। आपको मुझे भाई कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जन्म के साल के हिसाब से रैंकिंग पुरानी हो चुकी है, हमें ताकत के हिसाब से रैंकिंग करनी चाहिए। बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? क्यू जिन ने अपनी मुट्ठी दिखाई। यान चेंग ने अपना एक हाथ खोला और उसे की जिन की मुट्ठी में लपेटते हुए कहा, ताकत? अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे भाई कहना। ठीक है, पत्थर कागज कैंची, ठीक है। इसे फिर से करने की हिम्मत है। क्यूई जिन की रिएक्शन स्पीड को देखते हुए, अगर वह हर बार यह खेलकर नहीं जीतता तो उसे उस मकड़ी के लिए अफसोस होता। यान चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, नहीं, मुझे अभी भी भूख लगी है। बोलते समय उसने अपने पेट को छुआ। अरे देखो, स्कूल बस आ गई है, चलो जल्दी चलें। यान चेंग धुएं के गुबार में स्कूल बस में घुस गया, फिर खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। जल्दी करो छोटे की भाई, बड़े भाई ने तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट बचाई है। कमीने। क्यू जिंग और सोंग जियांग ने उनका पीछा किया। दोपहर का खाना खाने के बाद वे क्लास डायमेंशनल रेलम के एंट्रेंस पर पहुंचे। दोपहर की पहली क्लास कल्टीवेशन क्लास थी। इस हफ्ते से कल्टीवेशन क्लास के लिए टीचिंग लोकेशन क्लासरूम से बदलकर युवा आइलैंड बेस कर दी गई है।
हम आखिरकार दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि दूसरी दुनिया कैसी दिखती है। यह जरूर युद्ध से तबाह, तोपों से भरी जगह होगी। दूसरी दुनिया इतनी खतरनाक नहीं है। हमने जो शहर बनाया है वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। लेकिन अगर यह खतरनाक नहीं है तो शहर क्यों बनाया जाए? क्लास में ज्यादातर लोग कभी दूसरी दुनिया में नहीं गए थे। उन्हें ऑनलाइन इसके बारे में मिली जानकारी की बस ऊपरी समझ थी। इस समय वे बहुत उत्साहित थे। वे आखिरकार दूसरी दुनिया में जा सकते थे। 118 चैप्टर 118 दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग का सबक। सब लोग पक्का कर लें कि आपने एंटीडिजीनेस बैंड पहन रखे हैं। हम एक लाइन में अंदर जाएंगे। जूफू अपनी साइकिल से पूर्व की ओर चला। रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, हमारा क्लासरूम युआनडाओ बेस के तीसरे अंडरग्राउंड लेवल पर है। एक बार जब हम अंदर चले जाएंगे तो सब मेरे पास ही रहेंगे और अलग नहीं होंगे। सभी छात्र उसे ध्यान से देख रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि वह उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाए। टीचर जूफू ने धीरे से अपनी बाइक लॉक की और बास्केट से पानी का कप निकालकर एक घूंट लिया। बूढ़ी जू, तुम्हें पानी पीना इतना पसंद क्यों है? पीना बंद करो, हम पहले से ही बेसब्र हैं। और तुम अपनी बाइक लॉक क्यों कर रहे हो? यहाँ इतनी सारी बाइक हैं और उनमें से कोई भी लॉक नहीं है। क्या किसी की हिम्मत है कि वह सैनिकों के सामने से बाइक चुरा सके? आखिरकार जूफू ने अपनी बाइक लॉक कर दी और पानी के कप का ढक्कन लगा दिया। चल दर, वे दो लाइनों में खड़े हो गए, सिर ऊंचा करके जूफू के पीछे पीछे। मिलिट्री ट्रेनिंग के नतीजे दिखाने का समय आ गया है। किसी और जगह पर वे पहाड़ी लंगूर बन जाते, लेकिन यहाँ बंदूक के लिए सैनिक थे, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उन्होंने खांसने की भी हिम्मत नहीं की। वे हॉल के मेन गेट से गुजरे और एक एक करके वे एक लाइन में दूसरी दुनिया में चले गए। यह देखकर कि यहाँ केवल एक बूढ़ा आदमी है, छात्र फिर से कानाफूसी करने लगे। दूसरी दुनिया की हवा लगभग पृथ्वी जैसी ही लगती है। मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। बकवास। लेवल दूसरी दुनिया की ग्रेविटी, हवा और समय पृथ्वी के सबसे करीब हैं। अगर यह कोई दूसरी दुनिया होती तो आपको पहले से ही एल्टीट्यूड सिकनेस या ब्रेन ऑक्सीडेशन हो सकता था। तो यहाँ सूरज अभी भी दोपहर में है। शायद मैंने इसे नहीं देखा है। यह दुख की बात है कि इंसानों के लिए सबसे सही दूसरा डायमेंशनल गेट पानी से भरा हुआ है। वे एक बड़ी लिफ्ट की ओर चले गए जो इतनी बड़ी थी कि उसमें सभी लोग आ सकते थे। जूफू ने स्विच दबाया, सब लोग अंदर आ जाओ। हमारा क्लासरूम नीचे है। आखिरकार स्टूडेंट्स के कदम अस्त व्यस्त हो गए। धक्का मत दो, धक्का मत दो, धीरे चलो। यह लिफ्ट इतनी बड़ी है, जल्दी क्या है? किसने पाद दिया? बहुत बदबू आ रही है, धत तेरे की। यह मैं नहीं था। जरूर आप ही होंगे, वरना सिर्फ आप ही जवाब क्यों देंगे? क्या यह बहुत ज्यादा घबराहट नहीं है? जब मैं घबराता हूं तो मेरा पादने का मन करता है। उसे यह बात मानते देख उसके आसपास के लोग तुरंत उससे दूर चले गए। लेकिन लिफ्ट इतनी छोटी थी कि वे कहां छिप सकते थे। इसलिए सभी ने अपनी स्पेशल एबिलिटीज दिखाना शुरू कर दिया। एक स्टूडेंट ने अपनी कंप्रेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके आसपास की हवा को एक जगह दबा दिया और वो पिंगलू ने अपना कपड़े का बैग निकाला और उसे तेजी से सोख लिया। जल्द ही बदबू गायब हो गई। हालांकि लिफ्ट की हवा भी चली गई थी। अच्छी बात यह रही कि लिफ्ट सिर्फ 3 मंजिल नीचे गई, नहीं तो बहुत से लोगों का दम घुट जाता। ओह आह, मैं आखिरकार सांस ले सकता हूं। मेरे चेरी होंठ चेरी के बीजों में दबाए जाने वाले हैं। यू प्लीज अपने बड़े मुंह के लिए इस तरह का एडजेक्टिव इस्तेमाल मत करो, ठीक है? हम्फ्री की जिन दरवाजे से बाहर आया और उसे सिर्फ एक लंबा चौराहा दिखा। इस तीसरी अंडरग्राउंड मंजिल को 4 पंखे जैसे क्लासरूम में बांटा जाना चाहिए। जूफू ने मुड़कर उनसे कहा, चलो वहां हॉल में चलते हैं। सब लोग कुर्सी ले लो। वह स्टूडेंट्स को पास के हॉल में ले गया।